फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके रीड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो है प्रीवियस क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले कि आपकी एक क्लास हो चुकी है मैराथन क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। उसी में कुछ चीज़ें आपकी रह गई थी, जिसको कि आज के इस क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हुई है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ये दोनों क्लास, जो आज आपकी क्लास हो रही है और जो इसके पहले की क्लास हुई है, ठीक है, अगर इन दोनों क्लास को आप अच्छी तरीके से कवर कर ले जाते हैं तो आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीडीपी में। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन क्या रखा है, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीन पियाजे की, ठीक है, तो इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने जब भी कोई वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को देखा तो उसका आपके माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति को देखते हैं, कई सारे वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, कई सारे व्यक्तियों को देखते हैं, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्या होता है, सबका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, संरचना बन जाता है। ठीक है, और इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया। ठीक है, स्कीमा आपने समझा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर यही दे रखा है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। यानी जो आपके दिमाग में जो संरचनाएं बनी हुई हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, इसको जीन पियाजे क्या कहते हैं, तो स्कीमा कहते हैं, मनोबंध कहते हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण की बात नहीं करते हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया संबंध जो है ये आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी कि ZPD की बात कौन करता है, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जीन पियाजे से और आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे की हम लोग यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर समझते हैं जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जीन पियाजे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। साथ ही साथ ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और पियाजे का क्या मानना था कि जो बच्चे होते हैं, जो उनमें जैविक परिपक्वता यानी कि जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है मेच्योर होता चला जाता है, वो क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट का अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बता रखा है। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि बच्चे को सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, तो जीन पियाजे। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि एक छोटा सा जो बच्चा है, ठीक है, और जो एक वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि एक बड़ा व्यक्ति है, तो जितना आप सोचेंगे, ठीक है, उतना एक छोटा बच्चा भी सोच पाएगा। यानी जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सेम ही होती है, बराबर होती है। ठीक है, बट जो प्रकार होता है, जो गुण होता है सोचने का, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए जो एक वयस्क व्यक्ति है, वो अपने कार्यों के बारे में सोचेगा, ठीक है, अपने घर के कामों के बारे में, अपने ऑफिस के कार्यों के बारे में। ठीक है, बट एक जो छोटा बच्चा है, वो अपने खिलौनों के बारे में या फिर अपनी चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो प्रकार सोचने का अलग अलग होता है। ठीक है, गुण अलग अलग होता है, बट जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो सेम ही होती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो जीन पियाजे वो यही कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है, अडल्ट्स यानी जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, उनसे प्रकार टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में, ना कि मात्रा में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर क्या दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर करके चीज़ों को तोड़ते फोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो वैसा करके वो क्या करते हैं, अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। पियाजे रचनावादी यानी कि रेडिकल
कंस्ट्रक्टिविज्म से, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को स्कीमा के बारे में बताया हुआ कि हर एक चीज़ का हमारे माइंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर बना होता है, संरचना बना होता है, ठीक है, और इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया, ठीक है। तो आपने ये समझा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, ठीक है, 4 स्टेज में बांटा है। देखिए जो ये स्टेज है ना, यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये किसकी बात करते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग यानी कि सामूहिक एकालाप की बात करते हैं, जो कि 3 से 5 साल तक के बच्चों में आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो एक साथ, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका सामूहिक एकालाप होता है, ठीक है, जो कि बच्चे में कब आता है, जब बच्चा 3 से लेकर के 5 साल तक का होता है ना। पियाजे के अनुसार विकास क्या है, एक असतत प्रक्रिया है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि विकास को असतत मानते हैं, डिसकंटिन्यूअस मानते हैं, है ना, तो वो कौन मानते हैं, आपके जीन पियाजे। देखिए जितने भी व्यक्ति, ठीक है, स्टेज में डेवलपमेंट को डिवाइड कर देंगे, है ना, अवस्थाओं में बांट देंगे, वो विकास को क्या मानेंगे, असतत ही मानेंगे, ठीक है। क्यों, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए जो जीन पियाजे ये 4 फैक्टर यानी कि 4 तत्वों की भी बात करते हैं, 4 अवस्थाएं अलग है, 4 स्टेजेस जो हैं वो अलग हैं, ठीक है, ये फैक्टर हैं, जीन पियाजे के द्वारा बताए गए। अगर आपसे तत्व पूछे कौन कौन से, तो आप क्या बताएंगे, MESC, ठीक है। MESC का मतलब क्या हो गया, M से हो गया आपका मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता, जो हमारी मैच्योरिटी होती है इसका संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से, ठीक है, यानी कि हमारे जेनेटिक से। एक्सपीरियंस यानी कि जो बच्चा एक्टिविटी वगैरह करता है, ठीक है, तो उससे क्या मिलता है, बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसका किससे संबंध होता है, आपकी एक्टिविटी से, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, उतना ज़्यादा इन्होंने महत्व नहीं दिया सोशल इंटरेक्शन को, बट हाँ ये बात जरूर करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, ठीक है, तो ये 4 तत्व जो है ये आप याद रखेंगे, जो कि जीन पियाजे के द्वारा बताए गए MESC, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये और किसकी बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं, यानी कि एडॉप्टेशन की बात करते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया, जैसे कि मान लीजिए जब सर्दियाँ आती है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका एडॉप्टेशन हो गया, अनुकूलन हो गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपकी 2 प्रक्रियाएं आती है, तो क्वेश्चन बनता है कि अनुकूलन के अंदर कौन सी 2 प्रक्रियाएं आती हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। एक तो आता है आपका असिमिलेशन, ठीक है, यानी कि आत्मसातकरण, और एक क्या आता है आपका अकोमोडेशन, ठीक है। तो अनुकूलन की ये 2 प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुकूलन के अंदर क्या आता है आपका असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि असिमिलेशन क्या होता है। जैसे देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों के साथ में स्कीमा की बात की थी कि हर एक चीज़ का हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, संरचना बन जाता है, ठीक है। तो ये संरचनाएं किस तरीके से बन रही है ना, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। असिमिलेशन क्या मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने कुत्ते के बारे में बताया हुआ था कि उसकी 2 आंखें होती है, एक पूंछ होती है, ठीक है, उसी के आधार पे आपने जब बिल्ली देखी तो उसको कह दिया कि हाँ ये तो डॉग जा रहा है, ये तो कुत्ता जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, ठीक है, जो नई चीज़ आपने देखी उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके बता दिया, ठीक है। जो आप पहले से जानते थे कि हाँ जिसकी जो है 2 आंखें एक पूंछ होती है उसे हम लोग डॉग कहते हैं, ठीक है, उसी के आधार पे आपने जब बिल्ली को देखा तो आप जो है तुरंत देख करके बता दिया अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया आत्मसातकरण, जिसमें कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसी में हम क्या करते हैं, नया ज्ञान को जोड़ देते हैं उसी के आधार पर, ठीक है। अब होता है आपका अकोमोडेशन यानी कि समायोजन, ठीक है। समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। देखिए जब जो छोटा बच्चा है वो किसी से बताया कि मम्मी मम्मी देखो वो जो है डॉग जा रहा है, ठीक है, तो उसकी मम्मी तुरंत उसको कहेंगी नहीं ये डॉग नहीं ये तो बिल्ली है, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, जो अपने माइंड में जो स्कीमा बनाया हुआ था डॉग का उसमें कुछ चेंज करेगा, ठीक है, बदलाव करेगा। वो पूछेगा क्यों ये बिल्ली है ना, तो उसकी मम्मी उसको बताएंगी जो कुत्ता होता है उसके बाद भों की होती है, ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चे ने क्या किया, अपने स्कीमा में चेंज किया, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है बदलाव किया कि जो है ये अलग होता है और ये अलग होता है, ठीक है। जो बदलाव, जो संशोधन, जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो आपकी क्या होती है, अकोमोडेशन होती है, समायोजन होती है। तो ये आपने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब आगे देखते हैं साम्य धारण या संतुलन, ठीक है। इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जब बच्चे ने
अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई चीज़ के बारे में बताया, ठीक है, तब तो सारी चीज़ सही थी, ठीक है। बट जैसे उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं ये तो जो है बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं है, ठीक है, तो उसका जो ज्ञान था वो क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक है। अब जब उसको वापस से ये पता चला कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, इसलिए ये अलग है डॉग से, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया, संतुलन की स्थिति में आ गया। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि जो आत्मसातीकरण है और जो आपका असिमिलेशन यानी कि जो आपका समावेशन, ठीक है, देखिए इसी को लिख देगा समावेशन, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में मैं ज़्यादा जोर देती हूँ, ठीक है, तो ये आप यही वर्ड याद रखिएगा, असिमिलेशन बोले, ठीक है, तो ये आपका सही रहेगा। यहाँ पर हिंदी में लिख सकता है आपको आत्मसातकरण या फिर समावेशन, ठीक है, और यहाँ पर जो अकोमोडेशन है इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, अकोमोडेशन, ठीक है, बाकी समायोजन की जगह कुछ और भी नेम आपको दे सकता है हिंदी में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि संतुलन होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्कीमा के बारे में, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। जो स्कीमा मतलब बनाने की प्रक्रिया वो क्या होती है, जन्म से ही होती है, ठीक है, तभी तो जो छोटा बच्चा होता है वो भी अपने माइंड में किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसके अलावा संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्याजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा आता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपके माइंड में स्कीमा बना हुआ है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, एक संगठित वे में होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसका आपका एक अलग स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, आप स्कूल में आते हैं तो उसका आपके माइंड में एक अलग स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं संरचनाओं के समूह को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, और ये क्या होते हैं, पूरा ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपने समझा, अब इससे आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या होती है, असिमुलेशन, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी होती है, उसी के आधार पर जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है इस जो है जानवर की तरह या फिर जो है इस व्यक्ति की तरह दिख रही है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, असिमुलेट करते हैं, यानी कि अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर जो है नई चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमने बताया है ना, जब तक हमें कोई ये ना बताए कि ये वस्तु या फिर जो है ये व्यक्ति अलग है, तब तक हम जो है संतुलन की अवस्था में रहते हैं, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रेशन की अवस्था में रहते हैं। बट जैसे ही हमारे साथ सामने कोई नई सिचुएशन आती है, यानी कि कोई व्यक्ति आकर के हमसे कह दिया कि नहीं ये वस्तु तो अलग है या फिर ये व्यक्ति तो कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारे सामने नई सिचुएशन आ गई, है ना। उसके बाद में हम क्या होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति में चले जाते हैं, असंतुलन की अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपने स्कीमा को संशोधित करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें, ठीक है, या फिर कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका क्या हो जाता है, उसके बाद में अकोमोडेशन यानी कि समायोजन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि जो आपकी अनुकूलन की प्रक्रिया है उसके अंदर जो है कौन सी दो प्रक्रियाएँ आती हैं, तो आपका आत्मसातकरण यानी कि असिमुलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो समायोजन होता है इसमें हमेशा ही चेंज होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, क्वेश्चन पूछ दे कि जो है कोई बच्चा अपने स्कीमा में चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, या फिर संशोधन कर रहा है, तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी, तो वो अकोमोडेशन यानी कि समायोजन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा किससे सीखता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, क्योंकि इस अवस्था का नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा किसके थ्रू सीखेगा, अपने सेंसर, जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है, ठीक है। और इसके अलावा वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक है, अगर आप उसके सामने कोई भी वस्तु रख दें, ठीक है, 2 से 3 महीने का बच्चा है, फिर हटा लीजिए वस्तु, बच्चा नहीं रोएगा, ठीक है। बट बच्चा अगर बड़ा हो गया, थोड़ा सा 5 से 6 महीने का हो गया, 7 से 8 महीने का हो गया, ठीक है, उसके सामने जब कोई वस्तु रख करके हटा लीजिए, बच्चा तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि वो वस्तु सिर्फ मेरे सामने से हटाई गई है ना कहीं वो वस्तु जो है रखी गई है, जैसे ही मैं रोऊंगा वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व यानी कि वस्तु क्या है, स्थायी है, ये बच्चा कब समझ जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ही समझ जाता है, ठीक है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है, ठीक है। तो ये आपने समझा। इसके अलावा इसी स्टेज को क्या कहते हैं, गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे की एज क्या होती है, जन्म से लेकर के 2 साल। विलंबित अनुकरण यानी कि बच्चों को यहाँ पर अनुकरण करना आता नहीं है, ठीक है। अगर आपने देखेंगे तो जो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको अनुकरण करना आता नहीं है, ठीक है, बट वो विलंबित अनुकरण करते हैं, ठीक है। यानी कि कभी जो है
जो मम्मी वगैरह है वो लिपस्टिक लगा रही हैं तो पूरा अपने मुंह पे ऐसे लगा करके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अनुकरण, नकल जो है सही तरीके से वो कर नहीं पा रहे हैं बट नकल करने की कोशिश जरूर करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, विलंबित अनुकरण, ठीक है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पर बच्चा करता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के सामने आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो जो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं क्या होते हैं, इस ऑब्जेक्ट की तरह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, रेंगते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, है ना। बच्चे की इंद्रियां क्या होती है, शिक्षक होती हैं इस अवस्था में। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि बच्चे की इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक होती हैं, या फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा किस स्टेज में करता है, ठीक है, विलंबित अनुकरण किस स्टेज में करता है, तो वो जन्म से लेकर के 2 साल यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में, है ना। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है, अर्थात अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू दुनिया की जो समझ होती है उसको विकसित करता है, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। इसमें देखिए तर्क शक्ति की कमी होती है, बच्चा यहाँ पर लॉजिक वगैरह नहीं कर पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जीन पाजी के सेकंड वाले स्टेज में, ठीक है। आगे लैक रिवर्सिबिलिटी यानी कि जो पानी है वो बर्फ बन सकता है और बर्फ जो है पानी के समान, ठीक है। बच्चा इस चीज़ को यहाँ पर इस स्टेज में नहीं समझ पाता है, ठीक है, यानी कि वो जो है चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनिमल्स में निर्जीव सजीव नासमझ, यानी बच्चा जो है कौन सी चीज़ें निर्जीव है कौन सी सजीव, इसमें जो है अंतर नहीं कर पाता है, इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। कब, जब प्याजे के सेकंड वाले स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जैसे कि आपने कई बार जो है 2 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को अपने गुड्डों और गुड़ियों को खाना खिलाते हुए देखा होगा, ठीक है, जबकि वो निर्जीव है ना। आगे देखते हैं ईगो सेंट्रिज्म। इस अवस्था में बच्चे को लगता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है। तो बच्चा यहाँ पर क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि उसको लगता है जैसा मैं सोचता हूँ, जो मुझे पसंद है ना, वो चीज़ पूरी दुनिया को पसंद होगी। कई बार बच्चे जो है टीवी में अपना ही कार्टून लगाते हैं, उनको लगता है कि जो चीज़ मैं देखूंगा वही जो है सभी लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंबॉलिक थॉट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक थॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो जीन पाजी के सेकंड वाले स्टेज में, जैसे कि आपने कई बार बच्चे को पढ़ाया होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क से कबूतर, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, संकेत, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है ना। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी कि जो बच्चा होता है वो यहाँ पर संरक्षण नहीं कर पाता, ठीक है। बच्चों को ऐसा एहसास होगा कि विकेट ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक इमेज के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूँगी, ठीक है। अगर आप बच्चों के सामने, ठीक है, ये 2 समान बीकर रखते हैं, ठीक है, दोनों में पानी की जो मात्रा है वो समान रखते हैं, तब तो बच्चे यहाँ पर बता पाएगा कि दोनों में जो पानी की मात्रा है वो समान है, ठीक है। बट इसी वाले पानी को आपने जो है किसी लंबे बीकर में जो है डाल दिया, ठीक है, और ये जो है आपका चौड़ा वाला जो बीकर था उसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब बच्चा क्या कहेगा कि इस वाले लंबे वाले बीकर में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, जबकि दोनों में पानी की मात्रा समान है, क्योंकि जितना यहाँ पर था उतना ही पानी यहाँ पर भी है ना। सिर्फ इसको एक लंबे बीकर में रख दिया गया है। तो जो बच्चा होता है यहाँ पर उसका जो ध्यान होता है सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज पर होता है, ठीक है, उसका ध्यान क्वांटिटी पे होता ही नहीं है, मात्रा पे होता ही नहीं। इसको आप और भी एक अच्छे एग्जांपल समझिए, जैसे कि कई बार आप घरों में बच्चों को पैसे वगैरह देते होंगे, ठीक है, तो बच्चे क्या करता है, अगर आप उसको 5 की 1 नोट देंगे तो वो नहीं लेता है, ठीक है, वो क्या करता है 1-1 के 5 सिक्के लेना पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लगता है जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसका ध्यान क्वान्टिटी पे होता ही नहीं है, मात्रा पे होता ही नहीं है कि ये भी 5 रुपये, ये भी 5 रुपये हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं कर पाता है, संरक्षण नहीं कर पाता है, कब, जीन पाजी के सेकंड वाले स्टेज में, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, केंद्रीकरण, ठीक है, सेंट्राइजेशन वही दे रखा है। जो बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, ठीक है, चीज़ों की शेप और साइज पे, क्वांटिटी पे उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थर्ड वाले स्टेज को समझना और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट होती है बच्चा उसके बारे में यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है। साथ ही साथ इस स्टेज में जो बच्चे की एज होती है वो 7 से लेकर के 11 साल होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए मूर्त चीज़ों के प्रति तर्क शक्ति का ज्ञान होना। मूर्त चीज़ क्या होगी, जो बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, उसके बारे में बच्चा प्रॉपर तर्क करता है, लॉजिक करता है, ठीक है। वस्तुओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कर लेता है, जैसे कि कलर के आधार पे, ठीक है, उनके शेप के आधार पे, साइज के आधार पर, ठीक है। तो चीज़ों को वर्गीकृत करना, वस्तुओं का संरक्षण, यहाँ यानी जो बच्चा यहाँ पर आपने देखा था ना सेकंड वाले स्टेज में जो कंजर्वेशन, जो संरक्षण नहीं कर पा रहा था, अब वो यहाँ पर संरक्षण कर लेता है। यानी कि अगर आप उसको 7 से 11 साल तक के बच्चे को 5 का 1 नोट दे दो या फिर 1-1 के 5 सिक्के दे दो, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बच्चा समझ जाएगा कि दोनों बात एक ही है ना। तो बच्चा यहाँ पर कंजर्वेशन कर लेता है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। बच्चा पहले चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पा रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि जो पानी है वो बर्फ भी बन सकता है और बर्फ जो है वापस पानी भी बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जब 7 से 11 साल तक का बच्चा होगा तो इस चीज़ को समझ जाएगा, ठीक है।
वस्तुओं को सजाना घटते और बढ़ते क्रम में, है ना, ये गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो बच्चा का ध्यान शेप और साइज पे केंद्रित था, अब बच्चे का ध्यान चीज़ों की क्वांटिटी मात्रा पे भी केंद्रित होता है, ठीक है, यानी कि विकेंद्रितकरण का गुण आ जाता है। तो जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज थी ना, सेम उसी का उल्टा, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर चीज़ें जो है डेवलप हो जाएंगी, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू यहाँ पर बता दूँ। CCS, ठीक है, CCS जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा। C का मतलब क्या हो गया, कंजर्वेशन, ठीक है, और एक C का मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, और S का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन। यानी कि जो थर्ड वाली स्टेज है जीन पियाजे की, इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, उसमें 3 चीज़ें कर लेता है। कंजर्वेशन, ठीक है, संरक्षण कर लेता है। क्लासिफिकेशन, चीज़ों को शेप और साइज कलर के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है। सीरिएशन, यानी कि घटते बढ़ते आरोही अवरोही क्रम में बच्चा यहाँ पर चीज़ों को व्यवस्थित कर लेता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी स्टेज में जो है बच्चा सीरिएशन कर लेता है, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में वस्तुओं को रख लेता है, वर्गीकृत कर लेता है। तो जीन पियाजे की थर्ड स्टेज में आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है लास्ट वाला स्टेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 15 साल तक का होता है। इसमें अमूर्त चिंतन, इसका नाम ही है अमूर्त, ठीक है। अमूर्त का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट ना हो, ठीक है, बच्चा उसके बारे में भी यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है, साथ ही साथ जो है कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, ठीक है। इसके साथ साथ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि परिकल्पनात्मक निम्नात्मक तर्क जो है बच्चा यहाँ पर करने लगता है। बड़े बड़े जो नियम वगैरह होते हैं उसको प्रूव करने लगता है, ठीक है, निम्नात्मक चिंतन करने लगता है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने छोटा सा जो है आपके नोट्स में इस तरीके से ऐड कर रखा है, ताकि आप जो है एक ही बार में चीज़ों को रिवाइज कर लें, ठीक है। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल, यहाँ पर मैंने सबकी एज भी बता रखी है और क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है यहाँ पर मैंने आपको जो है छोटे से फॉर्म में बता रखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो नोट्स को लेना तो नोट्स को भी परचेज कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर खुद नोट्स को डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। लास्ट टाइम में जो है आप रिवीजन कर सके इस नोट से। तो यहाँ पर अगर आपको भी ये नोट्स लेने होगी, आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मुझे 7706974820 इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये 2 क्लासेस अच्छे तरीके से देख लेते तो भी आपका यहाँ पर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष। क्वेश्चन क्या बनता है कि लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की है वो क्या है, एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, और यह एक सामाजिक रचनावादी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि लेव वाइगोस्की क्या है, तो सामाजिक रचनावादी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक सृजनवाद का जनक, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सामाजिक सृजनवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो लेव वाइगोस्की को, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव है, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, बच्चा समाज में रह करके ही चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। इसलिए इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना बच्चे के विकास में, ठीक है। इसके साथ साथ लैंग्वेज को भी इन्होंने इंपॉर्टेंट माना, है ना। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, ठीक है। ये ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, जहाँ पर भी ग्रुप लर्निंग समूह में जो है सीखने की बात हो, वहाँ पर किसकी बात होगी, लेव वाइगोस्की की बात होगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो इमेज में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन द्वारा सीखते हैं, ठीक है। बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि ये जो है कोई भी स्टेज वगैरह की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जीवन परिवर्तन चलती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अंतरीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रोसेस ऑफ
इंटलाइजेशन यानी कि अंतरीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा बताई गई है, तो लेव वाइगोस्की के द्वारा। ठीक है, वाइगोस्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने बच्चे के विकास में किसको माना हुआ है, तो SCL को। ठीक है, SCL का मतलब क्या, सोशल इंटरेक्शन को यानी कि समाज को इन्होंने महत्व दिया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है संस्कृति को इन्होंने महत्व दिया और लैंग्वेज को, ठीक है, भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर ऑप्शन में आपको समाज दिया तब भी ऑप्शन सही होगा, संस्कृति दिया है तब भी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, लैंग्वेज दिया है तब भी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको उठा करके देगा और पूछेगा कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पर इन तीनों में से कोई आंसर एक बता देंगे। ठीक है, वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतर्क्रिया से होता है, यानी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो कैसे डेवलप होती है, समाज से इंटरेक्ट करके। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, टूल की तरह काम करता है। ठीक है, इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। सोचिए अगर लैंग्वेज ना हो तो क्या हम यहाँ पर चीज़ों को सीख पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होता है, एक टूल, एक यंत्र की तरह काम करती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है कई सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं। ठीक है, ZPD की इन्होंने बात की है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग को आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए ZPD क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे रीट एग्जाम की तैयारी करें, तो कुछ आपकी पहले से कैपेसिटी होगी, कुछ आपकी पहले से क्षमता होगी कि हाँ मुझे जो है इतनी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो आपकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया, मैराथन क्लासेस देखी या फिर यूट्यूब पे किसी भी टीचर को फॉलो किया। ठीक है, तो आपने किसी की हेल्प से जो अचीवमेंट हासिल की, ठीक है, और जितना आपको खुद आ रहा था उसके जो बीच का दायरा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, ZPD बोलते हैं। ठीक है, जितना आप खुद कर सकते हो और जितना आप दूसरों की मदद से कर सकते हैं उसके बीच का जो दायरा है उसको क्या कहते हैं, ZPD। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हाट आई कैन नॉट डू, यानी कि जो आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए CDP में आपको कितना भी बता दूँ, कोई भी टीचर कितना भी बता दे, उसको पढ़ करके आप जो IAS का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो CDP पढ़ाने का भी क्या है, एक दायरा है। ठीक है, यानी कि यहीं तक आपको जो है हेल्प दी जा सकती है, इसके बाहर नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, अब आपने समझ लिया ZPD क्या होता है, अब आप समझिए स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक तरीके की टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर जो क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर स्कैफोल्डिंग दे रही हूँ, थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ, है ना। एग्जाम तो आप ही दे करके आएंगे, है ना, मैं तो नहीं जाऊँगी एग्जाम देने, है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पर क्या हो गई, स्कैफोल्डिंग देने का काम कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि पहाड़ प्रदान कर रही हूँ, ढांचा प्रदान कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि जिस भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, जिस भी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, वो आपके लिए क्या हो गई, स्कैफोल्डिंग का कार्य करिए, यानी कि आपको हेल्प प्रदान करने का कार्य करिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म आता है MKO। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखिए मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या हो गया, आपको ज्ञान वही व्यक्ति, ठीक है, दे सकता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेज उस फील्ड में रखता है, या फिर आप खुद भी उसी व्यक्ति से सीखना चाहेंगे जो कि आपसे ज़्यादा किसी फील्ड में नॉलेज रखता है। ठीक है, तो मोर नॉलेजेबल अदर कौन होता है, जो कि आपको चीज़ें बताता है, सिखाता है। ठीक है, का नाम ही है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, आप उसी से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो जो भी व्यक्ति आपको यहाँ पर पढ़ा रहा है वो क्या हो गया, आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। ठीक है, और जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो क्या हुई, आपके लिए टेम्परेरी हेल्प यानी कि स्कैफोल्डिंग का कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको आई होप कि क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हालांकि ये तो आपका हो गया वही जो मैंने बताया था कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और जो उसकी लर्निंग होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे की कल्चर, ठीक है, उसका जो है सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज और लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया भी होगा। ठीक है, ZPD स्कैफोल्डिंग MKO। ठीक है, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का एक और भी एग्जांपल दे रखा है। जैसे जब बच्चे स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हैं तो उनको साइकिल चलाना आता नहीं है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, हल्का सा पीछे से पकड़ के रखते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो बच्चे का बैलेंस होता है वो बना रहता है ना। तो जो पेरेंट्स वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को हल्का सा हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद साइकिल चला रहे हैं, चला तो बच्चा ही रहा है। ठीक है, सिर्फ हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, वो भी हल्की सी। ठीक है, या फिर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बच्चा है ना, उसको एक टीचर क्या करिए, हल्का सा संकेत दे रही है, इशारे दे रही है और बच्चा खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका स्कैफोल्डिंग हो गया। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको वहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके ना बताइए, सिर्फ उसको हिंट दीजिए, हल्का सा संकेत दीजिए, ताकि बच्चा जो है खुद अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर सके, है ना। तो ये आपने यहाँ पर समझा। अब देखिए इन्होंने भाषा के 3 रूप की बात की है। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक तो बात की है सोशल स्पेस यानी कि सामाजिक वाक्य, ये कब आता है बच्चे के अंदर, 2 वर्ष तक। ठीक है,
उदाहरण दुनिया से बात करना, यानी कि बच्चा जो है समाज से इंटरेक्ट करने लगता है। 2 वर्ष तक सिंपल सा है, इसमें आपको इतना ही समझना है, ठीक है। प्राइवेट स्पीच, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निज वाक्य की बात किसने की, तो लेव वाइगोस्की ने की। ये 3 साल तक आता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, बोल बोलकर खुद से बातचीत करता है। ऐसे कई बार आपने जो है बच्चों को देखा होगा, यहाँ पर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, फिर कभी कभी आप भी खुद बोल बोलकर जोर जोर से खुद से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्राइवेट स्पीच, ठीक है। अब आता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि मौन आंतरिक वाक्य। ये कब आता है, जब बच्चा 7 साल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, वो बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि जब आप भी छोटे थे, ठीक है, या फिर जब हम भी छोटे थे तो क्या करते थे, जोर जोर से बाहर जो है बोलकर व्यक्त करते थे, यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी खुद से बातचीत करें, वो सबको सुनाई देता था, ठीक है। बट जैसे जैसे बड़े होते चले गए हैं ना, अब अपने अंदर क्या ही बात करते हैं, ठीक है, किसी को नहीं पता चलता। तो ये क्या हो गया आपका साइलेंट इनर स्पीच, यानी जो चीज़ें बाहर व्यक्त करते था बच्चा, अब वो अंदर, ठीक है, खुद से बात कर लेता है ना। तो ये आपने समझा यहाँ पर 3 प्रकार की स्पीच जो है किसने दिया है, आपके लेव वाइगोस्की ने। ये ध्यान रखना है, सामाजिक वाक्य, निज वाक्य और मौन आंतरिक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पर वही बता रखा है, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है, यानी कि जितना आपको खुद से आता है और जितना जो है किसी की मदद से आपका विकास हुआ, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ZPD, है ना। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, मतलब कोई छोटा भी व्यक्ति आपसे ज़्यादा नॉलेज रख सकता है और कोई बड़ा भी व्यक्ति, ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट में क्या दे रखा है, इसका फोल्डिंग, यानी कि टेम्परेरी हेल्प। ये क्या होती है, क्षणिक मदद होती है, यह तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम ना करने लगे। जैसे कि जो बच्चा था, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा था, तब तक उसको हेल्प दी जा रही थी, जब तक वो खुद साइकिल चलाना ना सीख जाए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए, है ना। सम मोर टर्म्स, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात किसने की, असिस्टिव लर्निंग की बात किसने की है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात किसने की है, प्योर ट्यूटरिंग की बात किसने की है, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात किसने की है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, लेव वाइगोस्की। ये 4-5 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन सभी की बात किसने की, आपके लेव वाइगोस्की ने। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कोहल वर्ग का नैतिक विकास, ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ कोहल वर्ग मोरल डेवलपमेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया, इसलिए इस सिद्धांत को, ठीक है, जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जो लॉरेंस कोहल वर्ग है, क्या इनकी थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। और जो है कैरोल ग्रिगन, ठीक है, कोहल वर्ग की ही छात्रा थी। इनका मानना था कि यह जो है थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि नारीवादी नैतिकता को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो है पुरुषों को ही अपनी थ्योरी में शामिल किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो लॉरेंस कोहल वर्ग की थ्योरी, इसकी आलोचना किसने की, तो इनकी शिष्या कैरोल ग्रिगन ने की, ठीक है। और किस बेस पे की, तो नारीवादी दृष्टिकोण के बेस पे की, ठीक है। सही गलत को पहचानना क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। ये बात कहते हैं आपके लॉरेंस कोहल वर्ग। नैतिक तर्क क्या होता है आपका, ठीक है, मोरल डिसीजन क्या होता है, लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाली सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, नैतिक तर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए ऐसा भगवान ना करे हो, ठीक है, बट कभी भी जब ऐसा होता है कि हमारे घर में एग्जाम भी होता है किसी का, ठीक है, और उसी टाइम सेम टाइम पे किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो गई है ना, तो आपको एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है और उसकी जो है तबीयत भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसको हॉस्पिटल भी ले जाना है। तो उस सिचुएशन में क्या होती है, हमारे सामने एक दुविधा होती है, ठीक है, कि हम कौन सा फैसला लें, अपना एग्जाम देने जाएं या फिर उस व्यक्ति की जान बचाएं, ठीक है। उसमें जो अपना तर्क का यूज करते हैं ना, वही आपका क्या होता है, नैतिक तर्क होता है, ठीक है। और जो दुविधा वाली सिचुएशन है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, मोरल रीजनिंग, ठीक है, वही नैतिक तर्क। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोहल वर्ग के विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती हैं। देखिए यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने, इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताएं। कौन कौन से लेवल बताएं, पहला क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, इसमें आपके 2 स्टेज हो जाएंगी। फिर एक कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर है पारंपरिक स्तर और लास्ट में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। तो ये 3 जो है लेवल इन्होंने बताया और हर एक लेवल में इन्होंने 2-2 अवस्थाएं यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। अब चलिए एक करके हम लोग समझते हैं। पहला लेवल क्या है, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, यानी कि पूर्व परंपरागत, है ना। इसमें देखिए जो बच्चा होता है वो 4 से लेकर के 10 साल तक का होता है। इसके 2 चरण है, कौन कौन से, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, ठीक है। देखिए बच्चा यहाँ पर 4 से लेकर के 10 साल तक का होता है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर नैतिकता होती नहीं है, बट वो नैतिकता को प्रदर्शित जरूर करता है। जैसे कि मान लीजिए कभी घर में मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो बच्चे को वहाँ पर जो चॉकलेट्स वगैरह होती है, जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, वो खाने से मना की जाती है, ठीक है। तो बच्चा डर की वजह से नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बच्चे के अंदर नैतिकता होती नहीं है, है ना।
यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर सेकंड क्या है, व्यक्तिवाद, उपकरण और विनिमय। देखिए यहाँ पर जो है बच्चा टिक फॉर टैक वाला थॉट रखता है, यानी कि जैसे कि आपने कई बार ये सुना होगा, माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, यानी कि जो मेरा व्यवहार है, ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप मुझे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। यानी कि टिक फॉर टैक, जैसे को तैसा। जैसे कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर तुमने मेरे टिफ़िन खा ली तो मैं तुम्हारा पेंसिल तोड़ दूंगा या फिर तोड़ दूंगी, है ना। तो यहाँ पर ये वाली भावना होती है कि जैसा व्यवहार आप मेरे साथ प्रदर्शित करेंगे वैसे ही व्यवहार मैं आपके साथ भी प्रदर्शित करूँगा, ठीक है। बच्चों में क्या, बड़ों में भी होता है, ठीक है, कि अगर पड़ोसी ने मेरे घर के सामने कूड़ा लगा दिया तो सुबह उसके घर के सामने हम कूड़ा लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टेज होती है, ठीक है। ये जो है पहले लेवल की सेकंड वाली स्टेज से पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड लेवल, पारंपरिक, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल। इसमें देखिए जो बच्चे की एज होती है वो 10 से लेकर के 13 साल तक की होती है। अब देखिए इसके भी 2 चरण है, गुड बॉय गुड गर्ल अभिविन्यास। अब देखिए गुड बॉय गुड गर्ल अभिविन्यास का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए जो बच्चा होता है ना वो इसलिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है ताकि दूसरे लोग उसको अच्छा समझे, अच्छा कहें, है ना। बार होता है ना घरों में कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मेरे राजा बेटा और रानी बेटी हो, है ना, तो बच्चा वहाँ पर जो है उस काम को करता है ना। तो यहाँ पर दूसरों से शाबाशी पाने के लिए बच्चा क्या करता है, नैतिकता को प्रदर्शित करता है। हॉनेस्टी, ठीक है, प्रपोजल, प्रेज, इन सब के लिए जो है नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर इसी स्टेज की फोर्थ वाली स्टेज क्या है आपकी, कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। यानी इसमें जो बच्चा होता है वो कानून वगैरह, नियम वगैरह को बहुत मानता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है ना वो 10 से लेकर के 13 साल तक का होता है, ठीक है। उसको लगता है क्या है, जो रूल समाज के द्वारा बनाया गया बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल स्थायी, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है समाज वगैरह, कानून के जो नियम बनाए गए हैं ना उसको बड़ा महत्व देता है। फिर उसके बाद में आगे क्या, उत्तर पारंपरिक, यानी कि लास्ट वाला जो लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें भी 2 स्टेज है, ठीक है। उच्चतर आयु सीमा के बच्चे, ठीक है, 2 चरण होते हैं, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास। देखिए इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो ये कहता है कि ठीक है समाज के द्वारा जो रूल या फिर जो नियम बनाए गए हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है, बट अगर जो है समाज के जो नियम है ना, इसको तोड़ने से किसी की भलाई होती है तो हम क्या करेंगे, नियम को तोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि जो समाज के नियम बनाए वो कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, जरूरत पड़ने पर हम क्या करें उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली थॉट होती है बच्चे की, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वाला है वो है सैद्धांतिक अंतः चेतना, सार्वभौमिक नैतिकता, प्रमुख अभिविन्यास। अब देखिए इसमें तो नैतिकता की मतलब क्या ही बोलूँ, सबसे हाईएस्ट वाला लेवल होता है आपका, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होता है खुद के अपने नियम बनाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आपके महात्मा गांधी हो गए हैं ना, जिन्होंने कई तरीके के आपके आंदोलन चलाया देश को आज़ाद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की नैतिकता होती है, यानी कि सभी की जो है भलाई के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लॉरेंस कॉल्वर के द्वारा बताए गए नैतिकता के 3 लेवल और जो है 6 स्टेज को कंप्लीट किया, है ना। आगे देखते हैं हेंज दुविधा प्रयोग का सारांश, ठीक है। अब देखिए हेंज की दुविधा, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, ठीक है, कि जो हिंज था मतलब उसकी वाइफ थी, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो डॉक्टर होता है उसी के पास ऐसी मेडिसिन होती है जिससे कि उसकी वाइफ की जान बच पाए, ठीक है। बट जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पर उस मेडिसिन को नहीं देता है, ठीक है। 10 गुने जितना दवाई का रेट होता है उसे जो है 10 गुने दाम पे देता है। और जो ये व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसकी वाइफ की तबीयत खराब होती है उसके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, मेडिसिन को चुरा लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा बच्चों से क्वेश्चन पूछे थे लॉरेंस कॉल्वर ने कि क्या जो हिंज है उसने ये सही किया या फिर गलत किया, ठीक है। तो यहाँ पर बताना था, इस तरीके से जो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, है ना। मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी आप लोगों को बताई हुई है क्योंकि यहाँ पर टाइम आपके पास कम है, ठीक है। आगे देखते हैं हिंज की पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करना सही है कि गलत, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने ये बताया, ठीक है। अब देखिए इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्यों हुई, आलोचना क्यों हुई, इसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए अब अगर अलग कल्चर के हैं ना तो वहाँ पर हो सकता है कि जो है अलग तौर तरीके हो, वहाँ की नैतिकता अलग हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ जो है इसमें जो सिचुएशन दी गई बच्चों को, परिस्थितियाँ दी गई, ये आपकी हाइपोथेटिकल थी, यानी कि परिकल्पनात्मक थी। हो सकता है कि बच्चा वहाँ पर बोल दे कि हाँ ये चीज़ जो है हिंज की तरह गलत की गई है ना, या फिर बच्चा जो है ये बोल दे कि ठीक है अगर मुझे अपने जो है भाई की जान बचाना हो तो मैं अपने भाई की जान बचाऊंगा, बट सिचुएशन आने पर, परिस्थिति आने पर बच्चा अपनी ही जान बचा ले, है ना। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन बच्चे के सामने बताएगी वो जो है बच्चे ने अपने सिर्फ थिंकिंग के आधार पर बताया, रियल सिचुएशन नहीं दी गई बच्चे को, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो थ्योरी थी वो बायस्ड सिंपल थी, ठीक है, यानी कि लिंग रूढ़िवादिता पाई गई क्योंकि इन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही अपनी थ्योरी में शामिल किया था, स्त्रियों को शामिल ही नहीं किया था। और देखिए जो पुरुष होते हैं, है ना, ये माना जाता है कि वो जो है थोड़े से
कठोर होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, बट जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं, ठीक है, तो उनके सोचने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर जो कैरोल गिगन थी उन्होंने यही कहा कि अगर इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है महिलाओं को भी शामिल किया होता तो हो सकता था कि इनकी थ्योरी जो है आज कुछ और होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 3 क्रिटिसिज्म जो है आपके लॉरेंस कोल्वर के थ्योरी में थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग नॉर्म चॉम्स्की के बारे में, ठीक है। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? तो इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो है भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात यानी कि इनेट एबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि इनेट एबिलिटी की बात कौन करते हैं? तो नॉर्म चॉम्स्की करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में, ठीक है, माइंड में क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। और कौन सा डिवाइस होता है? उसका नाम क्या है? LAD, ठीक है, ध्यान रखिएगा, LED नहीं, LAD, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इससे क्या करता है, बच्चा जो अपने इन्वायरमेंट से भाषा को एक्वायर कर लेता है, अर्जित कर लेता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता भी रखा है कौन सा डिवाइस होता है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बात की सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यूनिवर्सल ग्रामर की बात, सार्वभौमिक व्याकरण की बात किसने की है? तो नॉर्म चॉम्स्की ने की है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, आप संज्ञा पढ़ते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज हम सीखते हैं, जो भाषा हम सीखते हैं, उसकी जो ग्रामर होती है ना, लगभग सेम ही होती है सभी लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने कहा यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है भाषा के क्या दिए, 2 लेवल बताए, ठीक है। एक तो बताया सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल। इसमें जो बच्चा होता है उसका ध्यान किस पे होता है, ध्वनियों पे, ठीक है, और शब्दों को जानता है लेकिन उनमें जो अर्थ नहीं जानता, ठीक है। तो सतही संरचना आप ध्यान रखेंगे, जो सरफेस लेवल होता है इसमें जो बच्चा होता है सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जानता है, उसका अर्थ नहीं जानता, ठीक है। जैसे कि मम्मी पापा, खाना, ठीक है, पीना आदि, ठीक है, सिर्फ ध्वनियों और शब्दों को जान रहा है, इसका अर्थ क्या है ये नहीं जानता, ठीक है। बट जो गहरी संरचना होती है, डीप लेवल होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो अर्थ को भी समझने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। हम लोग पढ़ेंगे E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? त्रुटि एवं जो है प्रयास का सिद्धांत दिया, ठीक है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ नया सीखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कौन करते हैं? तो ये एल थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक प्रयोग भी किया था, चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था और बाहर एक जो है मरी मछली को रख दिया था। पिंजरे में एक लीवर लगा था जिस पर कि पैर पड़ने पर गेट जो है खुल जाता था। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती थी, इधर उधर घूमती थी और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता था और गेट खुल जाता था और बिल्ली जो है अपने लक्ष्य को यानी कि मृत मछली तक पहुंच जाती थी, है ना। ये आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। यह प्रयोग यह बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी कि सीख जाएंगे। अब देखिए इसका नाम ही है इस सिद्धांत का, त्रुटि एंड प्रयास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो है बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें त्रुटियां होंगी, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद हम क्या करेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि इन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करके बताया, ठीक है। अब इन्होंने 2 नियम दिए, एक तो दिया मुख्य नियम और दूसरा क्या है, गौड़ नियम, ठीक है। तो जो मुख्य नियम है ना, प्राथमिक नियम है, उसमें कौन कौन सा नियम है आपके, अभ्यास का नियम, है ना। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज़्यादा सीखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, तत्परता का नियम, है ना। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उतनी ही जल्दी सीखेंगे, यानी कि जब तक आप तत्पर ना हो सीखने के लिए, ठीक है, आपको कोई कितना भी कोशिश करे नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखना ना चाहो, ठीक है। तो ये तत्परता का नियम है, ये आपके प्राथमिक नियम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। यह नियम क्या बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक होता है, ठीक है, तो सीखना क्या होता है, तीव्र होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो उसके लिए आपको पुरस्कार मिल गया, है ना। तो फिर आप और भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहेंगे, ठीक है, बट वहीं पर आप एग्जाम में फेल हो गए, है ना। तो फिर आपके अंदर क्या आता है, डीमोटिवेशन आता है, यानी कि आप उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि अगर जो है संतोषजनक होता है तो हमारा जो सीखना होता है वो तीव्र हो जाता है, लेकिन असंतोषजनक होता है तो वहाँ पर जो है सीखना हमारा असंतोषजनक यानी कि रुक जाता है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने इसमें जो है इस नियम में जो है पुरस्कार और दंड को महत्व दिया, ठीक है। आगे गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ क्या कहता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते तथा उसके बाद
उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। यानी कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आप उसमें अनेक तरीके को सीखते हैं, ठीक है, कई बार प्रयास करते हैं, उसके बाद में जो है उस कार्य को करने का सही तरीका आपको पता चल जाता है। तो इसका नाम ही है बहु प्रतिक्रिया, ठीक है, यानी कि आप कई बार प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। आंशिक क्रिया का नियम ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको 1 घंटे में डिवाइड कर लीजिए, है ना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैराथन जो क्लासेस कराई, ठीक है, तो इसको मैंने 2 से 3 घंटे लगातार ना करा करके 1 घंटे में कराया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या किया, मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको भी ईजी हो, ठीक है, और यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट क्या, आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। तो जो नाम है वही काम है, सिंपल सा जो है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। प्राथमिक नियम और गौण नियम, ठीक है। फिर क्या है आपका मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, ठीक है। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा हम उस काम को क्या करेंगे, सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो हम उस काम को कम सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ध्यान रखना है। साहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई गतिविधि को अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार करना, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, जो पहला नियम है ना, उसके अंतर्गत आपकी 3 बातें बताई गई हैं, ठीक है। जो प्राथमिक नियम है, जो प्राइमरी लॉ है, ठीक है, और जो सेकेंडरी लॉ है, उसके अंतर्गत आपको कितनी बातें बताई गई हैं, 5, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, है ना। कि आप डेफिनेशन वगैरह ये सब नहीं याद करिएगा, ठीक है। सिर्फ आप ये जो है साहचर्य का नियम है ना, कौन कौन से नियम इन्होंने बताया है गौड़ नियम के अंतर्गत, आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि गौड़ नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम है थॉर्नडाइक के अनुसार। तो आप जो आपको अगर याद रहेगा तो आप यहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। बाकी एरर्स, बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का पार्ट होता है, ठीक है। यह बच्चे की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है, जो बच्चे की त्रुटियाँ होती है, ठीक है, एक संसाधन का काम करती है। स्टूडेंट की एरर यानी जो संकेत होता है, त्रुटियाँ होती है, वो क्या करती है, संकेत देती हैं कि जो है उन्हें यांत्रिक अभ्यास यानी कि मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने है। आपका एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए, जो एल्बर्ट बंडूरा है आपके कनाडा के निवासी थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को स्वीकार किया जाता है और अमान्य व्यवहार को क्या किया जाता है, नकारा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस सिद्धांत के अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहला क्या हो गया, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण करना, तीसरा है मॉडलिंग। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताएंगे, तीनों में से अगर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पर बताएंगे, या फिर पूछेगा कि कौन सा जो है नाम से नहीं जाना जाता है, और ये 3 नाम आपको वहाँ पर दे देगा और कोई एक अदर ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे है इनके प्रयोग। एल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई, ठीक है। एक फिल्म कैसे दिखाई, प्यार से रिलेटेड, ठीक है, दूसरी समाज, ठीक है, तीसरी हिंसा पे दिखाई, है ना। अब देखिए, ये क्या कहते हैं कि अगर जो है बच्चा यहाँ पर जो चीज़ें देखता है वही वो सीखता है, ठीक है। इनका जो थ्योरी है उसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि बच्चा क्या करता है, समाज से लर्निंग करता है, समाज से चीज़ों को सीखता है। जो चीज़ आप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे बच्चा फिर वही सीख जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक गुड़िया है, ठीक है, अगर आप उससे जो है प्यार कर रहे, अच्छे से बात करें, तो बच्चा भी उससे क्या करेगा, अच्छे से बात करेगा, प्यार करेगा, ठीक है। अगर जो है आप उसको सामाजिक तौर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चा भी उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर जो है आप डॉल को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, है ना, तो बच्चा भी क्या करेगा, हिंसा को दिखाएगा, हिंसा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इन्होंने अपना सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है, तो अवधान, धारण, ठीक है, पुनर्उत्पादन और अभिप्रेरणा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है। आगे देखते हैं पावलोव सिद्धांत, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। I.P. पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको जो 1904 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। इन्होंने देखिए किसे प्रयोग किया था, ठीक है, तो डॉग पे किया था। इनके अनुसार किसी भी उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दें तो वह जो है समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ाने पर करता था, ठीक है। पावलोव ने अपने प्रयोग जो है कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। जब उसने
उसे खाना दिया तो खाना देते ही कुत्ते के मुंह में क्या हुई, लार टपकना शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले वो क्या करता है, एक घंटी बजा देता। ठीक है, कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना क्या हो जाती थी, शुरू हो जाती थी, है ना। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। ठीक है, इस तरह कुत्ता जो है घंटी के साथ संबंध जो है स्थापित कर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक जो है डॉग पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये जो है डॉग को कई दिन तक भूखा रखे, है ना, उसके बाद में जो है डॉग के सामने जब खाना लाया तो उसके साथ में एक घंटी बजा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कई दिन तक यही प्रोसेस अपनाया गया। तो कुत्ते को लगने लगा कि अगर घंटी बजाई जाएगी तो मुझे खाना मिलेगा, है ना। तो जब घंटी बजाई गई, है ना, पहले भोजन को देखकर उसके मुंह से लार टपकता था, बट जब घंटी बजाई जाती है तभी उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि अब जो है खाना यहाँ पर मिलने वाला है ना। इस तरीके से जो है पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस इमेज के थ्रू भी और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं उद्दीपक समानीकरण। जब व्यक्ति अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर कुत्ता क्या करता है, लार टपकाना शुरू कर देता है। ठीक है, विलोपन का मतलब क्या हो गया, अगर कंडीशनिंग स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनिंग स्टिमुलस प्रदान न करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे कि घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिए तो कुत्ता की जो लार होती है वो क्या होती है, टपकना बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने घंटी बजाई और कुत्ते को खाना ही नहीं दिया, है ना, तो वहाँ पर कुछ समय के बाद क्या होगा, उसकी जो लार टपकना बंद हो जाएगी, है ना। ओके, आपने उसको एक आदत पकड़ाई हुई थी, है ना। फिर क्या विभेद, इसमें व्यक्ति जो है ओरिजिनल कंडीशनिंग, ठीक है, सॉरी अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या फिर अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद जो है खाना मिलेगा। ठीक है, कई सारी घंटियां एक साथ बज रही हैं, ठीक है, बट जो कुत्ता है वो पहचान जाएगा क्योंकि उसने बार बार उसी वाली घंटी की आवाज़ को सुना है। ठीक है, तो वो जो है पहचान जाएगा कौन सी घंटी जो है बजने पर हमें खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ पर समझी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर बीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो बीएफ स्किनर ने। ठीक है, बीएफ स्किनर ने जो अपना प्रयोग है वो किस पर किया था, चूहे, उसके बाद में कबूतर पर। ठीक है, एल थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, ठीक है, और जो पावला है वो किसने किया था, उस पर कुत्ते पे किया था। ठीक है, इसके बाद में जो आपके बीएफ स्किनर है इन्होंने चूहों पे और बाद में अपना कबूतर पे किया था। ठीक है, तो इनकी जो स्टोरी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बट आप जो है इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि थ्योरी आपसे नहीं पूछाता है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले जो अनुक्रिया होती है, बाद में क्या होता है, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलता है, वैसे वैसे यह अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का विशेषता महत्व होता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट की इन्होंने जो बात की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे कि पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। जैसे कि मान लीजिए कई बार कह देता बच्चों को कि अगर जो है पेपर पास हो जाएगा तो मोबाइल दिलाएंगे या फिर साइकिल दिलाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, यानी कि पुनर्बलन हो गया, है ना। बच्चा उस कार्य को कर तो रहा था बट आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दे दिया, है ना, ताकि बच्चे जो है उस कार्य पे और भी ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं गलत तरीका होता है। ठीक है, हालांकि थ्योरी में तो आपको पढ़ना है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पुरस्कार के लिए फिर चीज़ों को कार्य करने लगता है। ठीक है, पुरस्कार के लिए वो पढ़ने लगता है। ठीक है, जब तक आप उसको साइकिल या फिर मोबाइल दिलाएंगे तब तक वो पढ़ना चाहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने दिलाना बंद कर दिया फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कर रखा है सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे कि आपका भोजन हो गया, पानी हो गया, नौकरी हो गई, प्रशंसा होगी आदि। ठीक है, यानी कि बच्चे ने अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप उसकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या मिला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल गया। ठीक है, बट वहीं पर वो एग्जाम में फेल हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको डांटेंगे भी, है ना। तो ये क्या हो गया, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला, है ना। जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेगा तो बच्चा वापस उस कार्य को करना चाहेगा, लेकिन जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लेगा तो बच्चा जो है उस कार्य को करना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, जैसे कि दंड देना, है ना, मना करना, डांट देना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्या करता है, क्रिया को नहीं दोहराता है। ठीक है,
पुनर्वलन अनुसूची, ठीक है, ये क्या होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। सतत पुनर्वलन अनुसूची यानी कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जो है जब जब क्रिया होती है तब तब क्या दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने तुरंत उसकी तारीफ कर दी है ना, तो तुरंत, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे बच्चों को क्या करना, रीइंफोर्समेंट प्रदान करना है ना। और दूसरा क्या होता है आपका आंशिक पुनर्वलन अनुसूची, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं रहता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे ही बच्चों को शाबाशी या फिर जो है तारीफ की जा रही है, कुछ क्वेश्चनों पे जो है बच्चे की यहाँ पर तारीफ की जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपने यहाँ पर पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, साइको सोशल डेवलपमेंट है ना। अब ये थ्योरी क्या है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए ये थ्योरी आपकी किसने दी थी, तो एरिक एरिक्सन ने दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो मनोसामाजिक सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था, तो एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इनके अकॉर्डिंग जो है पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर के गुजरता है। अब यहाँ पर जो है 8 स्टेप आपको बता रखा है, मैंने हल्का हल्का से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऐड कर रखी है, ठीक है। आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें जो ऐड भी कर रखी है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप इसको भी पढ़ लीजिए। विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, ये कब होता है आपका 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे में होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर होता क्या है, जिन बच्चों को क्या हो माता पिता से प्यार मिलता है, ठीक है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है उनमें क्या होता है, रोना, ठीक है, या फिर बिलखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यानी बच्चे को अगर आप प्यार देंगे, है ना, तो बच्चे को विश्वास हो जाता है कि हाँ यही व्यक्ति जो है मुझे जो है प्यार करेगा या फिर पालन पोषण करेगा, तो उसके अंदर एक विश्वास की भावना होती है। अगर आप बच्चे की केयर नहीं करें, देखभाल नहीं करें, है ना, तो उसके अंदर अविश्वास की भावना आती है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है आप यहाँ पर जो 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। श्वेता बनाम शर्म लज्जा शक, ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, पहल बनाम दोष, ठीक है, ये कब आता है 3 से लेकर के 6 वर्ष, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, 6 से लेकर के 12 साल इसमें बच्चे की एज होती है। फिर उसके बाद में पहचान बनाम भ्रांति, मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इसको पढ़ेंगे ना अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो 12 से लेकर के 18 साल, ठीक है। फिर आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है, तो ये कब होता है 18 से 35 साल, ठीक है। फिर 7वां कौन सा है, जननात्मक बनाम स्थिरता, ये आपका 35 से 65। उसके बाद में संपूर्णता बनाम निराशता, तो ये आपका 65 से ऊपर, ठीक है। 8 जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, बहुत ही शॉर्ट में बताया, बट इसको एक बार अच्छी तरीके से आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम ये जो अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने शैक्षिक उपदेशों का वर्गीकरण किया। कौन कौन से उद्देश्य इन्होंने बताया, ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, फिर भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव डोमेन, और क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन, है ना। यहाँ पर क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत इस वर्गीकरण में ब्लूम ने जो है 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर, ठीक है, ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 भाग कौन कौन से, ये ध्यान रखना है, ठीक है, पूरा स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, नॉलेज, ठीक है, यानी कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पूरा याद रख लेना है, ठीक है, कि ज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या है ना। तो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है पूरा हर एक चीज़, ठीक है, तो आप यहाँ से याद कर लेंगे, है ना। फिर आगे आपका भावात्मक पक्ष है ना, अफेक्टिव डोमेन, इसमें क्या है आपका, इनमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे कि तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, इसमें जो है शारीरिक हलचल, ठीक है, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आपके शामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। इसी के अंदर ये आपको ध्यान रखना है ना, नॉलेज, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, पहले ज्ञान को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, बोध यानी कि बारे में जानते हैं, फिर उसको कहीं पर इम्प्लीमेंट यानी कि एप्लीकेशन करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि जो आपने अनुप्रयोग किया है ना वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, लास्ट में संश्लेषण करते हैं, फिर की चीज़ों को जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर विश्लेषण का मतलब क्या होता है, पूरा तोड़ करके देखना है कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर अप्लाई की वो सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद में संश्लेषित कर देना, ठीक है, कि हाँ ये सारी चीज़ें सही है या फिर गलत है ना। उसके बाद में लास्ट में अपना इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जो कितना यहाँ से अचीवमेंट हासिल किया या फिर कितना चीज़ों को सीखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ना।
का है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है, जॉन डेवी हैं, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें जो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, बाल केंद्र शिक्षा प्रदान करते हैं तो जो शिक्षण होता है वो कैसा होता है, रुचिकर होता है। ठीक है, अब प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कहती है, हम बच्चे को उसकी अभिवृत्तियों यानी कि एटीट्यूड, है ना, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका जो शिक्षा का स्तर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा जो है बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। ठीक है, जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा जो है सिस्टम के लिए नहीं बना है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का जो है क्या होता है, ऑलराउंड यानी कि सर्वांगीण विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा किस पे जोर देती है, तो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर बल देती है ना। इसके अलावा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सिटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल, है ना, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो टाइम टेबल वगैरह होता है, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, यानी जो बैठने की व्यवस्था होती है वो कैसे होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसमें सहयोगिता पूर्ण अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, एक्टिव होकर के, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं और सोशल स्किल्स को सीखते हैं। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस माना, त्रिध्रुवी प्रणाली। ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या क्या होता है, आपका टीचर होते हैं, है ना, स्टूडेंट होते हैं और करिकुलम एंड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टीचर, बालक, पाठ्यक्रम, है ना। तो आश्रित चर कौन होता है, बालक। ठीक है, स्वतंत्र चर कौन होता है, टीचर। ठीक है, मध्यस्थ चर कौन होता है, आपका पाठ्यक्रम, है ना। फिर आगे आपका भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है, तो गीजू भाई को जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में आपका सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने, है ना। क्वेश्चन बनता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने, है ना। अब चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉइड ने किया, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। इन्होंने देखिए आप मन के जो है 3 प्रकार बताए, कौन कौन से, चेतन मन, है ना, कॉन्शियस माइंड जो कि 10% तक होता है ना, ये है मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है, यानी जो हमारे मन में अभी विचार चल रहे हैं, है ना, वो क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना। अर्धचेतन क्या होता है, इसमें हमें तुरंत ज्ञात नहीं होता है लेकिन कुछ टाइम बाद जो है याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है ना। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, 90% तक काम करता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी हमें याद नहीं आती है, तो ये क्या होता है, आपका अनकॉन्शियस जो है माइंड होता है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट है, फ्रायड ने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा। पहला क्या है, ईद। ठीक है, इदम, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स आदि सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों को चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है ना। जैसे कि इदम की भावना क्या कहती है कि हमें ये काम करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने जो है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। आपका इदम कहेगा कि चलो यार ठीक है, झूठ बोल देता हूँ, क्या ही जाएगा, कौन देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है पराहम। ठीक है, सुपर ईगो। ठीक है, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सुपर ईगो क्या कहता है कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना, अगर मैं समाज में झूठ बोल दे तो मुझे मेरी गलत वैल्यू स्थापित होगी। ठीक है, या फिर जो है मुझे लोग गलत समझेंगे, है ना। तो सुपर ईगो क्या करता है, आपको रोकता है झूठ बोलने से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एकदम कि हमें झूठ बोलना है ना। और जो सुपर ईगो है वो कह रहा है कि नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना है ना। जैसे कि आपके मन में होता है ना कि 2 अलग अलग विचार होते हैं, कभी अच्छा ये काम करना है, ठीक है, वो कहता है कि नहीं ये काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में बीच वाला आता है। ठीक है, ईगो, अहम क्या कहता है कि यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है, यानी कि एक बैलेंस बनाता है। ठीक है, चलो यार थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से झूठ बोलें कि समाज में एक जो है हमारी वैल्यू भी बनी हो, है ना, और जो है यहाँ पर हमारे इच्छा की पूर्ति भी हो जाए, है ना। तो ये क्या होता है, जो ईगो होता है ना, वो बैलेंस बनाता है 2 चीज़ों के बीच में। जब हमारे मन में द्वंद्व की स्थिति होती है कि हमें ये काम करना भी है बट जो है हमें समाज के बारे में भी सोचना है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, अहम यानी कि ईगो का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ईगो को समझा और परा अहम यानी कि सुपर ईगो को समझा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा,
ओडिप्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओडिप्स कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसमें जो लड़का होता है अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले, ठीक है। अब देखिए जो सिगमंड फ्रॉयड है, इन्होंने क्या कहा कि जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो अपने पिता से कम प्यार करते हैं, अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओडिप्स कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहीं पर इन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भी बात की, ठीक है। इसमें जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पापा से जो है ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपने सुना भी होगा पापा की परी, ठीक है, और जो है अपनी मम्मी से कम प्यार करती हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, ठीक है, मतलब मम्मी के मुकाबले, ठीक है, मतलब हल्का सा कम प्यार करती हैं लड़कियाँ, ठीक है। ओडिप्स और इलेक्ट्रा के बारे में आपने यहाँ पर समझा। इसके बाद में एक आता है आपका स्वमोह, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यानी कि खुद को ही सब कुछ मानता है कि मैं ही अच्छा हूँ, ठीक है, मैं ही ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, खुद को ही क्या मानता है, अच्छा मानता है। तो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी आपने यहाँ पर पढ़ी। में एक चीज़ और पढ़ लीजिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। निदान का अर्थ है कारण जानना, यानी कि इसमें जो है बच्चों की असफलता यानी कि कमियों कठिनाइयों को पता लगाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि निदानात्मक परीक्षण में किया गया था, जैसे कि मान लीजिए जब आप डॉक्टर के पास में आते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, आपके अंदर बीमारी कौन सी है उसके बारे में पता लगाता है, उसके बाद में आपको उपचार करता है, ठीक है। तो इसी तरह जो टीचर होता है सबसे पहले बच्चों की कमियों के बारे में पता लगाता है, ठीक है। तो कमियों के बारे में पता लगाना वो क्या हो गया, निदान करना, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने टीचिंग मेथड में चेंज लाना, ठीक है, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर कमियाँ थी उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टीचिंग मेथड तैयार करना, ये क्या हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दे रखा है कि बच्चे की कमियों का पता लगाने के बाद जब उसका समाधान करना है या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं थिंकिंग, ठीक है, चिंतन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ जो है समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। चिंतन के प्रकार कौन से होते हैं, स्वलीन चिंतन, ठीक है, और इसके बाद में यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। ये सिंपल सा है, ये चिंतन जो है वास्तविकता से संबंधित होता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता से, और जो स्वलीन चिंतन होता है वो क्या होता है, स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, ठीक है, स्वलीन चिंतन कहलाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, सोचते हैं कि हमारे पास बंगला हो, ठीक है, घर हो, गाड़ी हो, है ना, तो उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है नहीं, है ना, बट हम लोग सोचते रहते हैं, है ना। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिसारी चिंतन, है ना। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, क्लोज एंडेड। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है तो आप बताएंगे दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि बच्चा एक ही आंसर दे पाता है, तो ये क्या होते हैं, आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका अपसारी, है ना। अपसारी का मतलब क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, आपका क्रिएटिविटी से, ठीक है। इसमें ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा अर्थ है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसमें कई डायरेक्शन में सोच पाएंगे, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना, ठीक है, कई सारे आंसर बता पाना, है ना। ये आपका जो है डाइवर्जेंट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आलोचनात्मक चिंतन, है ना, जिसमें कि आपका क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, गुण और दोषों को देखते हुए, ठीक है, किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, कि मतलब उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, इसमें भी वही मल्टीपल डायरेक्शन में बच्चा सोचता है, ठीक है। फिर चिंतन के प्रकार कौन कौन से ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है प्रत्याशात्मक चिंतन, ठीक है, प्रत्यात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन और तार्किक चिंतन। तो ये 4 प्रकार आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही पड़ेगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी जेंडर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। जेंडर क्या होता है, आपका सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, यानी कि समाज के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें देखिए कई तरह की चीज़ें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं उनको कई बार ब्लू कलर से रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है, सॉरी, जो लड़कियाँ होती हैं उनको पिंक कलर से रिलेट कर दिया जाता है ना, और लड़कों को ब्लू कलर से, है ना। या फिर कई तरीके के व्यवहार यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के काम करती हैं, लड़के जो है घरों के बाहर के काम करते हैं, ठीक है। लड़कियों को डॉल से जोड़ दिया जाता है। तो ये सारी क्या है, पुरानी विचारधारा है, रूढ़िवाद धारणा है, जिसमें कि चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया। फिर यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा NCF 2005, ठीक है। ये क्या कहता है कि ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है। पढ़ाई को जो है रटन यानी कि रटाया ना जाए, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए, यानी कि रटन प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ठीक है। विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा जाए, यानी कि कई प्रकार की एक्टिविटी कराई जाए। राष्ट्रीय विद्या के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं, बालक जो एक्टिव हो, सक्रिय हो, ठीक है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे, स्वयं सुधार करे, ठीक है। सक्रिय जो एक्टिव लर्निंग करे, सामाजिक गतिविधियाँ करे, ठीक है। सीखने में यांत्रिक यानी कि बार बार नहीं होना चाहिए। सीखने का डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, ठीक है।
बालक को स्कूल और समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो भाषा और संस्कृति है उसका क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। ठीक है, जो क्लासरूम है उसमें बहुभाषिकता की बात की जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो है सुनने के कितने कौशल होते हैं, 4 कौशल सुबो पाली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किसी भी प्रकार को सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। ठीक है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा जो है शिक्षा सूत्र यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर दी जाए। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, आप इनको जो एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिए, एनसीएफ जो है 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन? करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ओके, बाकी यहाँ पर जो है एनईपी क्या कहता है इसके बारे में मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट ऐड कर रखे हैं, तो यहाँ पर जो आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ पर जितने भी 3-4 पॉइंट और है, ठीक है, कि आपके जो है कौन कौन से श्रव्य सामग्री होती है, कौन से दृश्य सामग्री होती है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, हालांकि बहुत ही ईजी चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी, तो ये क्लास सिर्फ रिविजन के तौर पे थी, बट मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ पर क्लियर किए है ना। तो आई होप कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो अगर आप चाहो तो खुद से भी पढ़ के, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड ही कर रखी हैं। ठीक है, पढ़ सकते हो, और यहाँ पर मतलब लगभग 10 से 20 मिनट की क्लासेस और होगी, इसमें की सारी चीज़ मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, अदरवाइज जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी उनके थ्रू भी आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है ये मैराथन क्लास कंप्लीट होती है। इसके पहले वाली जो मैराथन क्लास है उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, और ये वाली क्लास तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक तो उसको मैंने पूरे डिटेल में कवर किया था। ठीक है, कवर किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आपकी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, क्लासेस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब अभी जो है मुझे थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो हो गई है। ठीक है, लास्ट टाइम में कि लगातार बैठ के इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेना, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए इशू आता है। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं ले पाती हूँ। ठीक है, मुझे 1 से 2 घंटे बाद में थोड़ा सा जो है दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो कई सारे टीचर होते हैं जो कि 6-7 घंटे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, ओके, देखिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लास लेना मतलब मेरे से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। ठीक है, कुछ दिक्कत की वजह से कई सारे टीचर होते हैं जो कि आपको 6-7 घंटे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर के, है ना, तो मेरे से 1-2 घंटे बाद में जो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है मुझे, है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस मैं आप सभी के यहाँ पर नहीं ले पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बट जितनी भी आपकी क्लासेस होती है उसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी जो है थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हूँ तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर जो है आपको अदर क्लास में मैं कवर करा दूँगी, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ही रखी है।